नमस्कार, बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था पंचायती राज का हाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर प्रायः सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति की रोटी तो सेकती रहती हैं, पर उस पर प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से स्वस्थ बहस करने से डरती रही हैं। जी, आरक्षण पर केंद्रित है हमारा आज का एपिसोड। आरक्षण को लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग तबके के लोग अपनी बात उठाते रहे हैं, पर पूरी समस्या के हल को लेकर सार्थक पहल कोई नहीं करना चाहता। भारत में मुख्य तौर पर जातीय आरक्षण की बात 1882 में हंटर कमीशन के सामने आई, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में गठित इस कमीशन में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। हालांकि इस कमीशन की रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। 1922 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने पहली बार जातीय आरक्षण लागू किया, जिसमें 44% गैर ब्राह्मण सहित ब्राह्मण, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण था। आजादी के बाद B.R. अम्बेडकर की अगुवाई में संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1950 से लागू अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण के अलावा 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। इसके बाद पूरे देश में इस आरक्षण नीति का विरोध हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये आरक्षण किसी भी कीमत पर 50% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन संविधान की अनुसूची 9 का सहारा लेकर कई राज्यों ने आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा कर दी है। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति को 18% आरक्षण और अनुसूचित जनजाति को 1%। आंध्र प्रदेश में ओबीसी को 25% आरक्षण, अनुसूचित जाति को 35%, 6% अनुसूचित जनजाति और 4% मुस्लिमों के लिए। तो पश्चिम बंगाल में 25% अनुसूचित जाति के लिए, 12% अनुसूचित जनजाति और 10% मुस्लिमों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इन राज्यों का तर्क है कि उन्होंने अपने राज्य की जातीय जनगणना को अपना आधार बनाया है। आज हमारे देश को 65 साल आजाद हुए हो गए, जबकि इस आरक्षण 10 साल के लिए होना चाहिए था, और 65 साल बाद भी आज के हमारे नेता आरक्षण को जरूरी मानते हैं, जबकि समाज में जो भी व्यक्ति काम करता है वो जाति आधार पर काम नहीं करता है। आज सभी को छूट है कि उसको जो उचित लगे या वो जिस लायक है वो काम कर सकता है। एक ब्राह्मण क्षत्रिय का भी काम कर सकता है, एक क्षत्रिय ब्राह्मण का भी काम कर सकता है, या वैश्य भी कोई काम। आपस में समाज में इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं हो रहा है। लेकिन इन राजनेताओं ने, इनकी गंदी सोच ने समाज को आज भी जाति आधार पे जो वोट बैंक की राजनीति के लिए बांट रखा है, इसका ना तो कोई औचित्य है, बल्कि इसका एक दुष्परिणाम बड़ा भयंकर निकल के ये आ रहा है कि हमारे समाज में इसका विभाजन होता चला जा रहा है। देखिए, आजकल हर जाति आरक्षण के पीछे लग गई है कि जी हमें आरक्षण दीजिए। ये आरक्षण का मतलब इसलिए रखा गया था कि जो नीचे की जातियां हैं उनको हम वो चीजें प्रोवाइड कर सकें जो जिनकी वो हकदार हैं। तो आज हर जाति इसके पीछे लग गई है, चाहे उसको जरूरत है या नहीं, वो आरक्षण के पीछे लग जाते हैं। और हमारी पार्टी का ये मानना है कि जो आरक्षण हो वो आर्थिक आधार पे हो, क्योंकि हम एक किसी ऐसी जाति को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण शब्द इस्तेमाल करते हैं और उसको आरक्षण देने की कोशिश करते हैं। और ये मानना है कि जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ताकि इसका फायदा दूसरे लोग भी उठा सकें। सरकारी नौकरियों में जाति के आधार पर आरक्षण देने का एक वर्ग ने पुरजोर विरोध किया। आरक्षण के इस मुद्दे ने जब राजनीतिक शक्ल ले ली तो ऐसी और कई जातियां जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, उन्हें सर उठाने का मौका मिला।
गुर्जर आरक्षण की आग में राजस्थान कई दिन जलता रहा। रेल, सड़क, यातायात पूरी तरह बंद थे। जगह जगह आरक्षण के दायरे में आने के लिए गुर्जरों ने जबरदस्त विरोध कर राजस्थान के जनजीवन को जैसे ठप कर दिया था। इस पूरे आंदोलन के दौरान सरकार की बेबसी साफ नजर आई। कुछ इसी तरह से हरियाणा में जाटों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें उन्होंने सड़क और रेल को जाम कर सार्वजनिक वस्तुओं को काफी नुकसान पहुंचाया, पर सरकार मौन रही। इन रह रहकर होने वाले विरोधों से सवाल उठता है कि क्या आरक्षण की जातिवादी व्यवस्था ठीक है या फिर आरक्षण की व्यवस्था क्रीमी लेयर के हिसाब से करनी चाहिए। जाट है चाहे गुर्जर है, पीछे आरक्षण हुआ और जाति के आधार पर उन्होंने अपना आरक्षण मांगा। लेकिन जो आदमी गरीब दल का है उससे तो उस गरीबी के आधार पर दिया जाए, यानी कि जो निर्धन है उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। कोई जाति के आधार के ऊपर आरक्षण देते हैं तो वो निराधारी बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज में गलत समझता हूँ, आरक्षण के पक्ष में नहीं हूँ। गरीब दल का है वो उसके आरक्षण के योग्य है वो उसे दी जाए। आरक्षण पे ये है कि अगर आज जो सिस्टम है बहुत ज्यादा गलत बना हुआ है। जो गरीब है या पुअर पीपल है उन्हें आरक्षण का मेन बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। जो भी और है आरक्षण है जिन्हें पहले मिल रहा है वही बार बार इनका लाभ उठाए जा रहे हैं। नए जो और पीपल है या और न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। और आगे जो ये कास्ट सिस्टम पे डिवाइड किया हुआ है उसको ये बहुत गलत किया हुआ है। इसकी वजह से पुअर इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, तो गरीबों के अधिकार को बचाने के लिए वो सिस्टम आज सही है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में और नौकरी के कोटे में ये सिस्टम सही नहीं है। किसी के 80% मार्क्स आते हैं, किसी के 50% मार्क्स आते हैं। जो SC वाले हैं 50% वालों का भी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और 80% वालों का नहीं हो रहा है। अब की बार लिस्ट लगी जो 85 पे रुकी थी और SC लिस्ट रुकी है जो 58 पे रुकी है। तो 85 वाले का तो एडमिशन नहीं हो रहा, 58 वाले का एडमिशन हो रहा है। ये तो आरक्षण की थ्रू नहीं, ये तो गलत बात है। हमारे को तो जी 500 रुपए का मिलता है जी फार्म, और जो और बिरादरी है उनको मिलता है बहुत कम, 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का जी। मेरी नॉलेज में जो सबसे बड़ा जी यही आरक्षण है, होना चाहिए। कई लड़के हैं जी मेरे साथी हैं, उन पे ऐसे जाटों में है जी, गरीब घर से हैं, तो उनके पास पैसे नहीं है जितने, और इतने महंगे महंगे फार्म जी वो कहाँ से लाएंगे जी। इसी की बदौलत जी होना चाहिए जी जरूर आरक्षण। इसका पैमाना कुछ और होना चाहिए। जात पात पे आदमी को आपस में बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक हीन भावना पैदा होती है बंदे के अंदर। आरक्षण की व्यवस्था समाज में बंटवारे के लिए नहीं बल्कि समानता के लिए की गई थी, लेकिन इस व्यवस्था को समानता की बजाय राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर से जाति विशेष के वोटों के लिए। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से बीते उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण को 4.5% की बजाय 9% करने की वकालत की, उससे मुस्लिम मतदाताओं को अपने खेमे में करने के लिए एक नया युद्ध छिड़ गया। विरोध में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कोटे को 18% करने की बात कह दी। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और खुद चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, जो पूरे चुनाव को धार्मिक जातीय रंग में रंगने की एक खतरनाक कोशिश थी। मैं मानती हूँ कि चुनाव आयोग को इस चीज के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टियां वोट बैंक लेने के लिए इस तरह के दावे करती हैं और लोगों की भावनाओं से खेलती हैं। इस चीज के ऊपर अगर बहुत सख्ती से, कड़ाई के साथ अगर हम इसके ऊपर हम ध्यान करें और चुनाव आयोग इसके ऊपर बहुत कड़ा रुख अपनाए, तो दूसरी पार्टियां लोगों के लिए इस तरह से गलत इस्तेमाल ना करें, और जो मैनिफेस्टो में कहा गया है अगर वो पूरा किया जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए, तो काफी हद तक मुश्किलें सुधर सकती हैं। पार्टी चाहती है कि जो दबा हुआ तबका है उसको आरक्षण मिले, वो उठे और समाज के विकास में अपना योगदान दें। समस्त भारतीय पार्टी चाहती है कि वो अपनी राजनीति में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए पार्टी को अपना समर्थन दें और सहयोग करें। जो आज आरक्षण जातिगत आधार पे दिया गया है, आज लोग जाति से ऊपर उठ रहे हैं, फिर जातिगत बांटना ठीक नहीं है। और जो भी आरक्षण देना है आज के दिन इकोनॉमिक कंडीशन देखनी चाहिए।
हमारे जो देश में या आज वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो हमें इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ही उसको देख के आरक्षण देना चाहिए, न कि जातिगत, क्योंकि जाति का आज खास महत्व नहीं रह गया है। ये एक सिर्फ पॉलिटिकल इशू बन गया है और इसे खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर राजनीतिक पार्टियां बोलने से बचती रही हैं, पर पर्दे के पीछे से आरक्षण को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर आजादी के बाद से ही इस्तेमाल करती आ रही हैं। इस मसले पर एक सकारात्मक हल की दिशा में पहल कर रहे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल से सुनेंगे आरक्षण के मुद्दे पर उनकी बेबाक राय इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ जुड़ गए हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश अग्रवाल जी। सुदेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका धन्यवाद है क्योंकि आप आरक्षण जैसे इस जटिल विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही कहूंगी कि आरक्षण का मुद्दा आपको क्या लगता है, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए कि आरक्षण एक बहुत अहम विषय है और जो आपने सवाल किया कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये इस विषय पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि हम इस विषय पे बात करने के लिए पहले मैं आपको आजादी से पहले के दौर पे लेकर चलता हूं कि हमारा समाज जो है वो 4 जातियों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जाति के आधार पर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और उसी से हमें ये पता लग जाता था कि भी ये अमीर है या गरीब है, ये कैसा रहता है, कैसे इसका रहन सहन है, ऐसे हमें पता लग जाता था। लेकिन देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद फिर हमारे जो संविधान के रचनाओं थे उन्होंने कहा कि भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर सभी को बराबरी का दर्जा दिया। उसमें जाति, धर्म, ये इस कास्ट, क्रीड के ऊपर कोई भेदभाव रखने का उन्होंने प्रावधान नहीं किया कि सभी को हम बराबर का दर्जा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना कि हमारी बहुत सी जातियां हैं जो कि पिछड़ी हुई हैं। जाति के आधार पर उन्होंने उन जातियों को एक सूची में डाल दिया जिसको कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट मतलब कि वो जातियां जो कि उस शेड्यूल के अंदर डाली गई और ऐसी ही जनजातियां शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए उसमें आरक्षण का प्रावधान किया। 15% और 7.5% जो है वो आरक्षण दिया लोकसभा और विधानसभाओं के लिए। साथ ही साथ उसमें एक और प्रावधान भी किया कि सरकारें अगर ये मानती हैं कि भी किसी वर्ग के लोगों को, किसी जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर उनको आगे लाना है, उनको आगे लाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है, ये उन्होंने प्रावधान किया जिससे कि हम निम्न क्लास के लोगों को जिनको दबाया जा रहा था उनको हम आगे बढ़ाने की जो है काम जो है उसके लिए काम कर सकें। ये संविधान के अंदर प्रावधान किया गया। जो संविधान के अंदर जो रचनाओं ने जो प्रावधान किया वो सही था क्योंकि उनकी स्पिरिट जो थी, जो नीयत थी वो बिल्कुल साफ थी। लेकिन हमारे राजनेताओं ने क्या किया, उस नीति को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर यूज करना शुरू कर दिया, उसको वोट बैंक के अंदर कन्वर्ट करना शुरू किया जिससे कि हम अपने आप को सत्ता में बनाए रखें। और ऐसा किया कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आदेश भी आए कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसको भी दरकिनार किया और उसको शेड्यूल 9 का फायदा लेकर वहां पर भी इसका फायदा उठाना जो है हमारे राजनेताओं ने करना शुरू किया। तो ये जो राजनेताओं ने जो इसको तोड़ा मरोड़ा है, ये एक बहुत ही गलत बात है। इसके लिए हमें रिव्यू करना बहुत जरूरी बात है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज शेड्यूल 9 के अंदर 284 कानून ऐसे हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखे गए हैं और शेड्यूल 9 में डाले गए हैं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इतने कानूनों को आप शेड्यूल 9 के अंदर डालें। हमारा ये मानना है कि राजनेताओं ने आरक्षण की नीति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इससे जिन वर्गों का फायदा होना चाहिए था, जिन जातियों का फायदा होना चाहिए था, उनका फायदा हमारे हिसाब से नहीं हुआ। इसका आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी जातियां शेड्यूल 9 के अंदर गई या शेड्यूल के अंदर डाली गई, वो जातियां, एक भी जाति 65 साल में उस शेड्यूल से बाहर नहीं आई। इसका मतलब उनका विकास तो हुआ नहीं, शेड्यूल के अंदर वो पड़ी रही हैं। उसके अंदर और जातियां तो चलती जा रही हैं, बैकवर्ड कास्ट आ गई, ये कास्ट आ गई, ये चलती जा रही है, लेकिन कोई कास्ट बाहर क्यों नहीं आ रही है? अगर हम 65 सालों में किसी जाति का उद्धार नहीं कर पाए हैं तो हमें आरक्षण की नीति के ऊपर विचार करना होगा, इसके आधार के ऊपर विचार करना होगा जिससे जिनको फायदा पहुंचना चाहिए उनको फायदा मिले। ये हमारी सोच है।
लेकिन आरक्षण तो एक सामाजिक विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आरक्षण जो है एक सामाजिक विषय है और समाज के कल्याण के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए, जाति के लोगों को या वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए बनाया गया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजनेताओं ने इसे अपने फायदे के लिए एक राजनीतिक विषय बनाया, जिससे कि वो सत्ता में बैठे रहे, जनता को विभाजित करते रहे और फायदा अपना उठाते रहे, और जाति का फायदा हो या ना हो ये उनके कभी भी फ्रेम ऑफ माइंड में कभी नहीं रहा है। बड़े दुख की बात है कि हमारे राजनेताओं ने आरक्षण के माध्यम से देश को अप्रत्यक्ष रूप से विभाजित कर दिया। जो नीति अंग्रेज चलाते थे, डिवाइड एंड रूल, आज हमारे नेता आज उसी नीति पर काम कर रहे हैं और देश का विभाजन करते चले जा रहे हैं। आरक्षण का ये जो सिस्टम है ये जाति के आधार पर है, क्या आपको इसमें किसी तब्दीली की गुंजाइश दिखती है? आरक्षण का आर्थिक आधार क्यों नहीं हो सकता? जब संविधान लिखा गया था तो उसके अंदर एक तो शेड्यूल कास्ट जो है वो शेड्यूल के अंदर डाली गई, उसके बाद एक और जो था कि हमारे देशवासी थे उनको सभी को बराबर का दर्जा दिया गया था। लेकिन उसमें एक क्लॉज ये डाली गई थी कि अगर सरकार चाहे तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो है वो आरक्षण दे सकती है उनके उत्थान के लिए। वहां पे कभी जाति का नाम नहीं लिखा गया, वहां पे बैकवर्ड कास्ट नहीं लिखा गया, लेकिन कास्ट तो हमारे नेताओं ने इसको तोड़ मोड़ करके कास्ट का जो है वो उसको वहां पे डाला है। लेकिन बैकवर्ड क्लास तो किसी भी जाति या किसी भी समाज से आ सकती है। आज उसको हमने तोड़ा मरोड़ा है और इसका आधार जो है हमें सोचना होगा कि अगर जो हमने किया है 65 सालों से, इसका अगर लाभ जो है जिनको होना चाहिए, चाहे कास्ट हो, क्लास हो, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो हमें ये सोचना होगा कि क्या ये आधार जो है इसके ऊपर दोबारा से मंथन करना चाहिए। क्या हमें इसका फायदा हुआ है? क्या हमने देश को विभाजित किया या हमने देश को एकत्रित किया है? हमने देश को यूनाइटेड नहीं किया, हम तो देश को बांटते चले जा रहे हैं। आज जरूरत ये है कि हम देश को एकत्रित करें, हम समाज को एकत्रित करें, एक यूनिफाइड इंडिया बनाने की हमारी जरूरत है। इसलिए आरक्षण जो एक कैंसर की तरह हमारे समाज को खाए चले जा रहा है, एक डिवाइड कर रहा है, आज उसके बारे में हमें सोचना होगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो दबा हुआ समाज है या निचले वर्ग के लोग हैं या आर्थिक तौर पे जो कमजोर लोग हैं, उनको आरक्षण देना बहुत जरूरी बात है, उनको ऊपर उठाना बहुत जरूरी बात है। लेकिन कानून में प्रावधान ऐसे होने चाहिए जिससे कि राजनीतिक लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपना फायदा ना उठा सकें। आरक्षण की नीति सारे राज्यों में समान नहीं है। कुछ राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण है और कुछ राज्यों में चुनाव से पहले आरक्षण की पहल की जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आरक्षण की नीति पूरे देश के अंदर समान नहीं है। कई राज्य 50% से ज्यादा जो है आरक्षण देते हैं, जैसे तमिलनाडु है, आंध्रा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज से जो है आरक्षण दिया जाता है। और हमारे राजनेताओं ने, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि इसको एक चुनावी जो है मुद्दा बनाया हुआ है, इसलिए चुनाव में ये मुद्दा जरूर गर्माता है। यूपी में हाल ही में जो चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस ने कहा कि हम 4.5% मुसलमानों को जो है आरक्षण देंगे। फिर दूसरी जो समाजवादी पार्टी थी उन्होंने उसको कहा कि हम 18% देंगे। तो ये जो चुनाव के अंदर एक मुद्दा गरमा जाता है, लेकिन उसका कोई संवैधानिक आधार भी नहीं होता है। डिफरेंट ये उसके लिए फायदा उठाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी नीति हो वो पूरे देश में सिद्धांत के अनुसार पूरे देश में एक किस्म की लागू हो, और जो आरक्षण की जो अलग अलग परसेंटेज जो दी गई हैं वो राज्यों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सिद्धांत जो है, जो आधार है, उसे जो है पूरे देश के अंदर एक आधार पर लागू करना चाहिए। जी, संविधान विशेषज्ञों ने समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन ये एक राजनीतिक मसला बनता जा रहा है। इसे रोका कैसे जाए ताकि इसका लाभ सही लोगों तक पहुंच सके, ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुधीर जी, संविधान विशेषज्ञों ने आरक्षण की यह व्यवस्था 10 साल के लिए की थी, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जा सके और फिर नई व्यवस्था बने। लेकिन 65 सालों से आरक्षण की नीति यही है। क्या यह व्यवस्था आपको ठीक लगती है? संविधान के रचनाओं ने जो आरक्षण की व्यवस्था थी, जो नीति बनाई थी, वो 10 वर्ष के लिए बनाई थी। अगर उन्हें ये लगता कि ये नीति स्थायी होनी चाहिए तो वो स्थायी कर देते और 10 वर्ष के लिए क्यों बनाते। लेकिन हमारे राजनेताओं ने इस नीति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसकी कमजोरियों को पकड़ा
और वोट बैंक की राजनीति जो है इस नीति के अंदर जो है वो करने लगे। आप ये देखिए कि 10 वर्ष के बाद ये पार्लियामेंट के अंदर ये कानून जो है, व्यवस्था जो है, इसे एक्सटेंड करना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और लोकसभा के अंदर हर 10 साल ये बार बार जो है सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इस कानून को पास करने के लिए। कोई भी राजनीतिक दल इसकी कभी भी विरोध नहीं करता है। और अब ये नीति जो है 2010 में एक्सटेंड की गई थी, अब ये 2020 तक जो है वो लागू रहेगी और 2020 के बाद फिर एक्सटेंड कर दी जाएगी, ये हमारा मानना है। तो ये जो व्यवस्था है जो 10 साल के लिए की गई थी, आज हमें इसके लिए इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, जिससे कि एक नई व्यवस्था जो है वो बन सके। इसलिए आज आवाज उठ रही है कि इसका आधार बदला जाना चाहिए, इस नीति की पूरी समीक्षा हो, जिससे कि जिन लोगों को फायदा होना चाहिए वो फायदा जो है उनको मिल सके। आरक्षण पर समस्त भारतीय पार्टी का क्या मत है? आरक्षण की नीति में क्या बदलाव लाया जाए जिससे असल सामाजिक समानता लाई जा सके? समस्त भारतीय पार्टी का विजन और एजेंडा आरक्षण पर बिल्कुल साफ है। हम ये चाहते हैं कि जिसको आरक्षण की जरूरत है, जिसको आरक्षण मिलना चाहिए, क्लास के ऊपर मिलना चाहिए, जो संविधान के अंदर जो प्रावधान किया गया है उस संविधान के प्रावधान को उसकी स्पिरिट के अनुसार जो है वो लागू किया जाना चाहिए, जहां पर कि पिछड़ी क्लास, पिछली वर्ग के लोगों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों या किसी भी समाज से हों। हमारा ये मत है इसके ऊपर। आरक्षण हम ये मानते हैं कि जो संविधान की स्पिरिट है, जो आधार बनाया गया है कि क्लास के ऊपर, बैकवर्ड क्लास को जो है आरक्षण दिया जाए, हम उसके पक्षधर हैं। और अगर कास्ट वाले ये मानते हैं कि भाई जो आर्थिक आधार बनाने से उन्हें नुकसान होगा, लेकिन अगर बैकवर्ड कास्ट हैं, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं को होगा क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और अगर दूसरी कास्ट वाले जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन सभी वर्गों को भी जो इसका लाभ जो है वो मिलना चाहिए, हमारा मानना है। आज की नीति के अनुसार हो क्या रहा है, उसमें क्या कि उसी कास्ट के लोग बार बार आरक्षण लेते चले जा रहे हैं। वो एक बार उससे आर्थिक तौर पर संपन्न भी हैं तब भी आरक्षण लेते चले जा रहे हैं। ये तो जिनको फायदा होना चाहिए उनको फायदा नहीं हो रहा है। ये आज इस नीति की कुरीति जो है वो पैदा हो चुकी है। इस नीति से काबिलियत के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि काबिलियत वाले लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो अकुशल लोग होते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसके ये भी एक इस नीति की जो बुराई जो है वो सामने आ रही है। हम ये भी चाहते हैं कि जो आरक्षण हो वो एंट्री पॉइंट पे, जो दाखिले तक जो है आरक्षण जो सही है, लेकिन ये जो प्रमोशन के अंदर आरक्षण या आप कॉलेज के अंदर मार्क्स के अंदर आरक्षण की भी आप उसको पास करते चले जाएंगे, ये जो आरक्षण है ये कुशलता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जो आरक्षण मिले उसको एंट्री पॉइंट तक मिले और एंट्री पॉइंट के बाद उसको कॉम्पिटिटिव जो है उसके अंदर अपना उसका योगदान हो और कुशलता के आधार पर वो जो है आगे बढ़े, जिससे कि देश जो है वो कुशल लोगों के, प्रशासन जो है कुशल लोगों के हाथ में चलकर आगे बढ़ सके। हम पिछड़े वर्ग के लोगों को समान व्यवस्थाएं मुहैया करवाने के भी पक्षधर हैं, जिससे कि वो जीवन के अंदर कम्पीट कर सके। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आरक्षण नीति का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इस बात के ऊपर भी सोचना जरूरी है कि क्या आरक्षण नीति से जो फायदे हमने सोचे थे वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या देश को नुकसान हो रहा है, देश को हम विभाजित करते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर चिंतन करना जरूरी है। क्या हमारे राजनेता इस नीति का फायदा उठाकर खुद सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसके ऊपर भी विश्लेषण करना जरूरी है। आज पुनः जनता को इसके ऊपर विचार करना होगा, जिससे कि आरक्षण नीति जो है वो सही नीति बने और उस उद्देश्य के साथ बने जिसे पूरा किया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी आने के लिए और ये सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पर बुलाया। आरक्षण की व्यवस्था आज हमारे देश में राजनीति की शिकार है, जो समानता की बजाय राजनीतिक स्वार्थ के रूप में हमारे सामने आती है और इसमें बदलाव एक स्वच्छ और स्पष्ट मत वाली पार्टी ही ला सकती है। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी, W6/5 DLF Phase 3 गुड़गांव 122-002 हरियाणा।
टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org। ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे देश में युवा और उनकी बेरोजगारी के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस एपिसोड को आप समस्त भारतीय पार्टी की वेबसाइट और YouTube पर भी देख सकते हैं।